हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारे सामने? विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हमारे पास एक स्कीम आई थी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें आप 300 यूनिट फ्री बना सकते हो। ज़्यादा बनती है आप सरकार को बेच भी सकते हो, ताकि हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी बढ़ जाए और हमारा फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन कम हो जाए और हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ जाएं, जो हमारा टारगेट ईयर है 2047। तो कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो याद रखना गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो कौन सी माइनॉरिटीज़ है जो कौन सी कंट्रीज से आई हुई हैं जिनको हमने सिटीजनशिप देने की बात की थी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए थे। तो वो कौन से थे? तो याद रखना पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और याद रखना एक्सेप्ट मुस्लिम के अलावा जो भी आए थे उनको हमने सिटीजनशिप देने के ऑफर रखा था। अंडर CAA 2019 Which religious communities are eligible for fast track Indian citizenship? तो कौन सा है? तो याद रखना हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एज पर CAA 2019 migrants from the specified countries must have entered India on or before which date to be eligible? तो कौन सी डेट थी? 31 दिसंबर 2014। उससे पहले अगर वो आते हैं तो उनको एलिजिबल मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है सिटीजनशिप इन इंडिया इज डेल्ट अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 2 में आता है, ध्यान रखना। और आर्टिकल इसके 5 to 11 तक है। पार्ट 1 में 1 to 4 है जो इंडिया के बारे में बताते हैं। यहाँ पर सिटीजनशिप है, तो आर्टिकल 5 to 11 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसी सिटीजनशिप हमारे पास है? तो याद रखना सिंगल सिटीजनशिप। विच आर्टिकल डिफाइंस सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके लिए कौन सा आर्टिकल स्पेसिफिकली है? तो याद रखना आर्टिकल 6 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है द पावर ऑफ रेगुलेट या द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद। तो कहाँ पर है? तो याद रखना पार्लियामेंट के ऊपर लाई करता है लास्ट में ना, जो एंड जो अथॉरिटी है जो उसे अलाउ करती है वो कौन सी है? पार्लियामेंट। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें अनस्किल्ड लोगों को रूरल इलाके के अंदर क्या देने की बात की जाती है? 100 डेज आउट ऑफ 365 डेज काम देने की बात कही जाती है। ठीक है, अंडर मनरेगा वेजेस मस्ट बी पेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो वर्क है वो विद इन 5 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए उसके रेजिडेंस के। अगर बियॉन्ड जाता है तो उसको कंपनसेशन यानी कि अलाउंस देना पड़ेगा। और अगर काम पूरा हो गया तो कितने दिन बाद उसको पैसा पूरा देना होगा? 15 डेज के बाद आपको उसको पैसा पूरा देना होगा। ऐसा भी उसमें प्रोविजन है। Who is responsible for the preparation and the revision of electoral rolls in India? तो कौन है? तो याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। एंड हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो याद रखना ज्ञानेश कुमार जी। नेक्स्ट चलते हैं। Which article of the Constitution empowers the election commission to supervise elections? तो कौन करता है? तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किस दिन बना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 25 ऑफ द जनवरी 1950 एंड दैट इज वाई 25 ऑफ द जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। What is the minimum age required to be registered as a voter in India as per the RPA 1950? तो याद रखना पहले कितना था? 21 ईयर था। ठीक है, लेकिन आगे चल के 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 दैट इज वाई ये कह रहा है कि आफ्टर अमेंडमेंट कितना है? तो ये 18 साल है। तो आज के दिन वोटिंग एज कितनी है? 18 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। The National Building Code NBC of India, which gives detailed fire safety
गाइडलाइंस वाज लास्ट कॉम्प्रिहेंसिवली अपडेटेड इन विच ईयर, कौन सी ईयर में अपडेट हुई थी? तो अभी गोवा का जो इंसिडेंट हुआ था ना, जहां पर 25 लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद ये 4-5 बार न्यूज में आ चुका है। तो कब आया था एनबीसी? तो सिंपल याद रखना 2016, 2016। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर द नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी बिल्डिंग्स आर रिक्वायर्ड टू हैव विच मैंडेटरी फायर सेफ्टी प्रोविजंस? तो सिंपल याद रखना, इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन, अलार्म एंड सप्रेशन सिस्टम वहाँ पर होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। तो हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें यही कह रहा था कि नेग्लिजेंसी इज द मेन रीजन फॉर द डिजास्टर्स इन इंडिया, और ये फैक्ट है, ठीक है। इवन वहाँ की ग्राम पंचायत ने ये भी कह दिया था कि भाई इसको डिमोलिश कर दिया जाए, फिर भी ये बातें नहीं सुनी जाती, लीगल बना हुआ था। नेक्स्ट है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 empowers which body to lay down policies for disaster prevention and mitigation including fire hazards? तो कौन सी बॉडी है? तो याद रखना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए ही है जो इसके अकॉर्डिंग क्या करती है, काम करती है। और याद रखना, फायर, आग लगना बेसिकली किसका है? तो याद रखना, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व, तो कब है? तो याद रखना 12 दिसंबर, और आज, ठीक है, और 12 दिसंबर 2 ही दिन रह गए, आज 10, 11, 12। तो एक आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था जो हेल्थ के ऊपर बात कर रहा था, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहा था, ठीक है। तो 12 दिसंबर को हम ये मनाते हैं, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस ए लेट स्लैट इनमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है, Which Indian state became the first to pass Right to Health Act? कौन लेकर आया था पहला स्टेट जो Right to Health Act लेकर आया था? For providing free healthcare services in public and selected private hospital, और that is why वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपोज भी किया था, ठीक है, स्ट्राइक भी कर दी थी। तो कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट बना था जो राइट टू हेल्थ बिल लेकर आया था, ध्यान रखना, एक्ट। Which article of the Indian Constitution is interpreted by the Supreme Court to include right to health as a part of life? तो राइट टू लाइफ के लिए कौन सा पार्ट है? तो याद रखना, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, इन हेल्दी एनवायरनमेंट, जिसमें अच्छा खाना पीना रहना ये सब आता है, ठीक है, अच्छी हवा मिलनी चाहिए, दैट इज वाई आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर जो राइट टू हेल्थ में आता है। नेक्स्ट, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो डीपीएसपी होते हैं उनमें से कौन सा आर्टिकल है? डायरेक्ट्स द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो याद रखना, आर्टिकल 47, इसमें साफ साफ लिखा है, स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू बैन हजार्डियस प्रोडक्ट्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, बंद कर देने चाहिए, हेल्थ अच्छी बनानी चाहिए, ठीक है, सभी को जैसे लीकर ये सब बैन कर देना चाहिए। तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने लीकर वगैरह बैन कर रखी है आर्टिकल 47 का यूज़ करके, गुजरात, बिहार, लेकिन सब क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी की बातें फोर्सेबल नहीं होती हैं, वो स्टेट की मर्जी होती है, करे तो करे, ना करे तो ना करे। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, स्टेट जब भी पॉलिसी बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को डायरेक्टिव ध्यान में रखेगा, रखे तो रखे, ना रखे तो ना रखे, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कुछ स्टेट ने बैन कर रखा है। तो आर्टिकल 47 है जो ये सब बातें कहता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ विच कोर्ट्स। तो हमने डिस्कस किया था कि एक जस्टिस वर्मा थे, एक दूसरे स्वामीनाथन जस्टिस हैं, इनके ऊपर भी केस मतलब कि इम्पीचमेंट प्रोसेस या रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो इंक्वायरी, जजेस इंक्वायरी एक्ट जो 1968 में आया था वो कौन से जजेस को हटाने की बात करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजेस को हटाने की क्या करता है? बातें करता है। और उसमें दो कंडीशंस है जो हमने आज भी डिस्कस की थी, काफ़ी बार पहले पढ़े हैं, प्रूवन मिसबिहेव एंड प्रूवन इनकैपेसिटी। और उसके बाद 100 मेंबर ऑफ लोकसभा, 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देन एक कमेटी 3 मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड सीनियर जूरिस्ट, देन अगेन पार्लियामेंट, उस कमेटी अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेगी, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से अगर उसे पास कर देता है देन प्रेसिडेंट उसको उससे हटा देता है। आज तक किसी जज को ऐसे हटाया नहीं गया है, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।